कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का आज है डे 19। तो आज जो मैंने किया था 74 आर्टिकल 74 से 78 तक कंप्लीट किया था, जिसमें सबसे फर्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सबसे फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस किसको देगा? प्रेसिडेंट को। इसका मतलब ये हुआ, इसके अंदर दो क्लोज है। क्लोज 1 में बात करी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द पीएम एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। एड एंड एडवाइस किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। ये जो अमेंडमेंट हुआ था, इसका अमेंडमेंट हुआ था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में हुआ था। प्रोविजो में सब इतना ही दे रखा है। और क्लोज 2 है। क्लोज 2 का मतलब ये होगा, क्लोज 2 में ये बता रखा है कि सीक्रेसी ऑफ एडवाइस, जो एडवाइस दी जाएगी उसको सीक्रेट रखना ज़रूरी है। जैसे एडवाइस की जांच किसी कोर्ट में नहीं की जा सकती, लेकिन कैबिनेट डिसीजन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। मतलब उसकी सीक्रेसी बनी रहनी चाहिए, कोर्ट में इसको नहीं ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो इम्पोर्टेंट केस है वो भी मैंने लिखे हैं। पहला केस है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, जो कि 1974 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि प्रेसिडेंट और गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं और वे अपने कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शंस के में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस का काम करते हैं। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि प्रेसिडेंट और गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल के हेड हैं और ये क्या करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन है उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प करते हैं, जो भी कुछ भी डिसीजन लेना होता है उसके अंदर। नेक्स्ट केस है UN राव वर्सेस इंदिरा गांधी का केस है 1971 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 74 को इम्पोर्टेंस बताते हुए कहा कि लोकसभा के जो डिसोल्यूशन के बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समाप्त नहीं होती है। नई काउंसिल बनने तक एग्जिस्टिंग काउंसिल क्या होगी? पहले वाली काउंसिल कंटिन्यू रहेगी, तब तक समाप्त नहीं होगी। तो इस आर्टिकल को बोला जाता है फाउंडेशन स्टोन ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया MCQs में कि फाउंडेशन स्टोन ऑफ पार्लियामेंट किसको कहा गया है? तो आर्टिकल 74 को कहा गया फाउंडेशन स्टोन ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद आता आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 बात करता है कि अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, दूसरे अदर प्रोविजन जितने भी होंगे वो। तो इसमें दे रखा है, इसमें कितने क्लोज दे रखे हैं? टोटल 4 क्लोजेस दे रखे हैं। फर्स्ट क्लोज है PM इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। PM को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अदर मिनिस्टर्स जो होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट, उस वक्त PM की एडवाइस से। ठीक है, पहले तो PM को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और अदर मिनिस्टर्स जो होंगे उनको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। एडवाइस किसकी लेगा? PM की। अब 1A बात करता है कि PM के सहित काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कुल संख्या, जो टोटल संख्या जो होगी, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या, जितने सदस्य होंगे लोकसभा के उसके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, जितने होंगे उस सदस्य संख्या की। अब इसका जो अमेंडमेंट हुआ था, ये अमेंडमेंट हुआ था 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ था। और नेक्स्ट है 1B, इसको भी अमेंड किया गया था। तो इसके अंदर है कि डिसक्वालीफाइड MPs जो होते हैं वो मिनिस्टर्स नहीं बन सकते हैं। जैसे यदि किसी मेंबर को 10th शेड्यूल के तहत आर्टिकल 102 सब क्लोज 2 के अंतर्गत पार्लियामेंट की मेंबरशिप से डिसक्वालीफाई कर दिया, तो वह निर्धारित अवधि तक, एक पर्टिकुलर टाइम होगा, तब तक मिनिस्टर बनने के लिए डिसक्वालीफाई रहेंगे। ठीक है, तो इसको भी अमेंड किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 को किया गया था। नेक्स्ट क्लोज है सेकंड क्लोज बात करता है मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। डेफिनेटली जब तक प्रेसिडेंट की प्लेजर है तब तक वो करेंगे, उनका कोई पर्टिकुलर टेन्योर नहीं होता है। और क्लोज 3 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने स्टार भी लगाया है। ये बात करता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होगा। ये ऐसा नहीं कि किसी एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी मिस्टेक पर। ठीक है, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। जैसे एक मिनिस्टर ने गलती करी है, ठीक है, तो उसकी पूरी काउंसिल जो होगी वो रेस्पॉन्सिबल होगी, पर्टिकुलर को एक नहीं होगा। नेक्स्ट क्लोज है बिफोर एंटर्स ऑफिस प्रेसिडेंट एड मिनिस्टर। हाँ बिल्कुल, 4 में किसकी बात हो रही है? ओथ्स की बात हो रही है। और ओथ किसका? और सीक्रेसी इन द 3rd शेड्यूल, ये 3rd शेड्यूल के अंदर दे रखा है। क्लोज 5 बात करता है मिनिस्टर कैन रिमेन मिनिस्टर तब तक मिनिस्टर रहेगा फॉर ओनली 6 मंथ, 6 महीने तक, बिना किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसकी पोस्ट ही नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, तो भी वो 6 महीने तक तो रह सकता है मिनिस्टर, उसके बाद वो नहीं रह सकता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब मिनिस्टर बनने के लिए
अपॉइंटमेंट के समय एमपी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 6 मंथ के अंदर पार्लियामेंट का मेंबर बनना ज़रूरी है। अगर 6 मंथ के अंदर भी वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनता है तो फिर उसको हटा दिया जाएगा एज अ मिनिस्टर की पोस्ट से। और 6 जो क्लोज है वो तो सिर्फ किसकी बात करता है, सैलरीज और अलाउंसेस की बात करता है कि ये सब पार्लियामेंट करेगी डिटरमाइन, और ये सैलरीज और अलाउंसेस जब तक पार्लियामेंट डिटरमाइन नहीं कर देती तब तक सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो इसकी जो समरी है ये देख लेते हैं कि समरी क्या है। एज अ ट्रिक भी बोल सकते हैं आप इसको कि 6 जो क्लोज है, क्लोज सबकी समरी क्या होगी। 75 क्लोज 1 में बात की है कि पीएम एंड मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की बात करी है। 1A में 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1B में एंटी डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन की बात की हुई है। क्लोज 2 में बात करी है प्रेसिडेंट्स प्लेजर तक वो रुकेगा। 3 की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होंगे, कोई एक नहीं होगा, ओथ ली जाएगी, उसके बाद ऑफिस में एंटर होगा। 6 मंथ का क्या रहेगा, बिना 6 मंथ एमपी नहीं होगा तो भी चलेगा, उसके बाद उसको हटा सकते हैं। सैलरी अलाउंसेस की बात की है क्लोज 6 में। आर्टिकल 76 बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग से भी पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में फॉल करता है, तो इसका 76 है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है, इसमें टोटल 4 क्लोजेस दे रखे हैं। क्लोज 1 बात करता है प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंट करता है अ पर्सन जो कि क्वालिफाइड है, कौन है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के, तो उसको क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में उसको अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी होती है कि वो एडवाइस देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, किस मैटर्स पे देता है, लीगल मैटर्स को, और परफॉर्म करता है वो लीगल कैरेक्टर्स को, और डिस्चार्ज करता है उसकी फंक्शंस। इंडिया के किसी भी कोर्ट में अटॉर्नी जनरल कर सकता है अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर सकता है, मतलब ड्यूटी दे सकता है किसी भी कोर्ट में। और थर्ड बात करता है राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। बिल्कुल ये जो मैंने पहले बता दिया कि डिस्चार्ज फंक्शन बाय कोर्ट, कोर्ट में अपने फंक्शंस करता है और इंडिया के किसी भी कोर्ट में वो जा सकता है। और इसका टेन्योर जो है, इसका कोई टेन्योर कोई फिक्स नहीं है, प्रेसिडेंट की प्लेजर तक रहता है ये। और इसका रेम्यूनरेशन प्रेसिडेंट डिसाइड करता है और फिक्स टेन्योर नहीं है, मतलब 5 साल 6 साल जो भी, ठीक है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, मतलब आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 बात करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे फर्स्ट है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिजनेस के जो लिए जाएंगे, ठीक है, उनको किस नेम ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नाम से ही उसको एक्सप्रेस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी प्रेसिडेंट के नाम से ही किए जाएंगे। शेल बी ऑथेंटिकेट इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट, जो रूल बना है उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। और इट्स वैलिडिटी कैन बी क्वेश्चन, किसी भी कोर्ट में या कोई भी इसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकता है। और इसका लास्ट क्लोज है थर्ड क्लोज बात करता है कि प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स। प्रेसिडेंट क्या बनाता है, रूल्स बनाता है। क्या बनाएगा, इसके अंदर क्या दिया होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिजनेस को कन्वीनियंटली कंडक्ट करने के लिए रूल बनाता है। नेक्स्ट है मिनिस्टर्स के बीच बिजनेस का अलोकेशन करने के लिए, कि हाँ मतलब कौन सा डिपार्टमेंट किस मिनिस्टर के पास रहेगा, और इसके प्रोसीजर्स के रूल ये सारे बनाने के लिए कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। फिर बात करता है आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 बात करता है ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को क्या देनी है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देगा और लेगा भी। तो 2 क्लोज दे रखे नहीं 3 क्लोज दे रखे। 2 क्लोज में एक में तो इन्फॉर्मेशन देता है, दूसरे में लेता है। मतलब फर्स्ट क्लोज में बात करता है कि द पीएम मस्ट कम्युनिकेट करेगा प्रेसिडेंट से सारे डिसीजंस के बारे में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो रिलेटेड होंगे, कौन कौन से होंगे, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एक प्रपोजर ऑफ लेजिस्लेशन से रिलेटेड होंगे। सेकंड में अगर प्रेसिडेंट यूनियन गवर्नमेंट के या एडमिनिस्ट्रेशन या प्रपोजल लेजिस्लेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो पीएम को वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, को देनी होगी, मतलब देता है। एक मैंने ट्रिक टाइप में कुछ बनाया है, जैसे ए और बी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, ये मुझे भी सही लगा था। क्लोज ए में तो पीएम पता है खुद इन्फॉर्मेशन दे देता है, लेकिन बी में क्या करता है, मांगता है। कौन मांगता है, प्रेसिडेंट मांगता है। पीएम देता है इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट बी में खुद ही इन्फॉर्मेशन मांग लेता है। और क्लोज सी मैंने काफ़ी डेप्थ में एक एक को एक्सप्लेन कर रखा है क्योंकि इजी लगा था मेरे को तरीका मेरा वाला। और क्लोज सी में दे रखा है अगर किसी मिनिस्टर ने कोई डिसीजन ले लिया है, ठीक है, लेकिन बट उस मैटर पर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने विचार अभी तक नहीं किया है, तो प्रेसिडेंट ऐसा चाहते हैं कि पीएम वह मैटर
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने कंसिडरेशन के लिए रखना होगा, वो उसमें विचार करेंगे, उसके बाद में ही कोई डिसीज़न लिया जाएगा। तो ये है मेरे डे 19 के नोट्स। इस तरीके से मैंने कंप्लीट किया और बहुत शॉर्ट ट्रिक बना बना के किए, जो कि मुझे भी मैंने इसी तरीके से लर्न किए और आप लोगों को भी हेल्पफुल रहेंगे लर्न करने में। अगर मैं कहीं मिस्टेक कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी हेल्पफुल रहेगा ये सब। कल हम पढ़ेंगे आगे के आर्टिकल्स, वो भी शॉर्ट ट्रिक और केस लो के साथ में, बहुत ईजी क्लोजेस बनाते हुए।